हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है आपकी ग्रामीण परिवेश एवं विकास, ग्राम समाज वगैरह जी की जितनी भी टॉपिक हैं वो आपको दिन ब दिन जो है कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, लेखपाल का नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकता है। ठीक है, जैसे तरह की सूचनाएं मिल रही हैं फ़िलहाल तो कि इस महीने में आ जाएगा, तो फिर आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। अगर एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को तो फिर आपके लिए रिवीजन रह जाएगा, क्योंकि अगर नोट फिर आ जाता है तो 1 डेढ़ महीने में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसी जो है कयास आप लगा सकते हैं फ़िलहाल हम सभी। तो उसमें जो है आज फ़िलहाल हमारा तीसरा चैप्टर है भूमि सुधार। ठीक है, और उससे संबंधित जितने भी नापने की जो विधियाँ हैं, जिस तरह से बीघा वगैरह हम नापते हैं खेतों को, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेट लाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे वीडियो लंबा ना हो तो हम उतना रखेंगे, जो मेन मेन टॉपिक हैं आपके वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप शेयर करें दोस्तों में, अगर आपको अच्छी लगे, और लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भूमि सुधार और सिलेबस में दे रखा है आपको। और आगे जो आंकड़े बताए जाएंगे आपको तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसी चैप्टर के अंदर नापने की सारी विधियाँ, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने मिलने ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए पहला है आपका ऑप्शन भूमि सुधार। तो नाम कि भूमि सुधार का मतलब है ये कि भूमि में किस तरह से सुधार करा जाए कि उसकी जो पैदाइश है वो उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही चली रही है। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी है और महालवाड़ी, ये तीनों जो हैं कृषि से संबंधित जो हैं सुधार थे। कह सकते हैं कि वसूली करने के अंग्रेजों के नए सिरे तरीके थे फिलहाल तो इस व्यवस्था के चलते कृषि से जो है कृषकों का जो लगाव है बहुत कम हो गया। और फिर उस टाइम पर कृषि की जो दशा है वो भी सूचनी होगी। जब कृषि में कृषक ही नहीं लगेंगे तो दशा तो सूचने होनी थी। फिर इस कारण जो है भूमि की उत्पादकता भी काफ़ी कम हो गई। ठीक है, और उसके बाद में जो जोत का आकार था वो भी काफ़ी असमान हो गया, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा चली गई और किसी के पास कुछ नहीं रही भूमि। तो इससे भी काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा। तो इस तरह से फिर आगे चल के जो है मजदूरी जो है उनमें वृद्धि होती चली गई और भूमि की जो है उर्वरकता खराब होती चली गई। ठीक है, तो अगला जो है फिर है भूमि पैमाइश का संक्षिप्त इतिहास। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि जितनी भी कब से भूमि पैमाइश चली आ रही है, कौन कौन से राजाएं और जो हैं अंग्रेजों ने क्या क्या किया है भूमि को पैमाइश करने में। तो सबसे पहले तो ये पहला वाला तो कुछ है नहीं फिलहाल। फर्रुख शाह का शासनकाल 1713 से लेकर 1717 तक। फर्रुख शाह मूर्खों का जो कहा जाता है इसको, ठीक है, लंपट मूर्ख। तो इसका जो है एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उसने उस टाइम पे डॉक्टर हैमिल्टन को बुलाया गया था, फिर उन्होंने ठीक कर दिया। तो उसने प्रसन्न होकर भैया उनका बिल्कुल ही टैक्स ही फ्री कर दिया। ठीक है, और यही जड़ रही बाद में 1757 की क्रांति का भी यह शुरुआत मान सकते हैं। ठीक है, फरमान जारी कर दिया था फर्रुख शाह ने बिल्कुल ही कि कहीं नहीं लिया जाएगा। फिर बाद में बंगाल के नवाब जो कि सिरोजद्दौला से 23 जून, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इतिहास भी पढ़ लें साथ में, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें जो मीर जाफ़र जो था उसे वो धोखा देता है, इसका सेनापति। वो स्टोरी आपको पता ही होगा। फिलहाल आगे जो है फिर जो है आगे चल के मीर जाफ़र को बंगाल जो है का नवाब बना देते हैं गद्दी पर। लेकिन कुछ दिन बाद फिर मीर जाफ़र भी जो है ऐसी करता है, उसके बाद में उसके दामाद को जो है मीर कासिम को बना देते हैं। फिर मीर कासिम भी कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन वो जो है अंग्रेज़ों की बातें से परेशान हो जाता है और फिर बाद में जो है लड़ाई होती है फिर। ठीक है, अगले जो युद्ध होता है बक्सर का। फिर अब बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के नज़रिए से भी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 3 ताकतें लड़ रही थी, आपको पता है एक साथ। तो एक तरफ तो 3 लोग थे, एक तो मीर कासिम, ठीक है, और दूसरी तरफ सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय उत्तर मुगल राजा थे, और एक एक तरफ था ओनली हेक्टर मुनलो। तो बाद में जो है आपको पता ही होगा, इसमें जो है 12 अगस्त को 1765 को जो है इस युद्ध के बाद 2 संधियाँ हुई। अंग्रेज जीत जाते हैं इसके अंदर, और 2 संधियाँ होते हैं, दोनों ही इलाहाबाद की संधि हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इलाहाबाद की संधियों को। तो इस तरह से जो है, तो पहली जो संधि हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, लगान वसूलने का अधिकार अपने पास रखेंगे अंग्रेज, और प्रशासनिक अधिकार राजा को दिया जाएगा। यानी कि राजा जो है नामात्र रह जाएगा, बाकी टैक्स वसूली सब अंग्रेज करेंगे। उसके बाद दूसरा, फिर कंपनी ने जो कहा कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाएगी और उनको और काम से कोई मतलब नहीं है। फिर लॉर्ड क्लाइव जो दूसरी बार भारत आया तो उसने द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया। ध्यान रखिए, बंगाल में लागू हुई थी द्वैध शासन व्यवस्था।
जिसको 1784 में बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, और फिर बाद में आपके 20 अक्टूबर 1773 को वॉरेन हेस्टिंग द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, उसने 1773 में एक्ट आ गया और उसमें फिर उसे बंगाल के गवर्नर के जनरल के नाम से जाना गया। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, और इसने आगे चल के लॉर्ड क्लाइव ने जो चलाई थी देव शासन को ख़त्म कर दिया और पूरी तरह से व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, यानी सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, और ये लगभग 1785 तक गवर्नर जनरल बना रहा। तो दोस्तों थोड़ा इतिहास के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहीं से भूमि की धीरे धीरे पैमाइश स्टार्ट होती है। जब अंग्रेज आते हैं तो कुछ सुधार करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, तभी वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा, इजारेदारी व्यवस्था बनाई। तो इम्पोर्टेंट है, इजारेदारी व्यवस्था बनाई वॉरेन हेस्टिंग ने, और सबसे पहले 1773 में बंगाल में ही लागू कर दिया। इसमें इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था, 5 साल के लिए आपका लगान तय हुआ करता था, लेकिन बाद में बदल कर इसको वार्षिक किया जाने लगा ना। पहले शुरू में 5 साल के लिए और बाद में हर साल ले आने लगा। फिर 1784 में जो पिट एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें कहा गया कि लगान तय और होगा और वार्षिक रूप से नहीं लिया जाएगा। और फिर 1786 में इजारी व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इजारी व्यवस्था जो स्टार्ट की थी तो वो की थी आपके वॉरेन हेस्टिंग ने, और जो ख़त्म की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको आप देखेंगे बहुत ज़्यादा काम ये भी करेगा, ठीक है, ये भी आपके स्थायी बंदोबस्त लेके आता है। तो आगे पढ़ते हैं। फिर सर जॉन शोर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, और इसके द्वारा ही फिर इस कमेटी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और इसमें स्थायी बंदोबस्त को 19% भूभाग पर लागू किया गया भारत के, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 19% भूभाग पर लागू किया गया, ठीक है। इस व्यवस्था में क्या होता था, जैसे कि आपके जो अंग्रेज होता था, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, वो किसान और कंपनी के बीच में एक जमींदार को तय कर देते थे। तो सारा जो पैसा वसूलना था, लगान वसूलने का काम वो जमींदार किया करते थे, जिसमें लगभग 10/11 भाग, यानी कि 11 में से 10 भाग तो ब्रिटिश कंपनी ले लेगी टैक्स के लिए, और जो बचा कुचा एक है वो आपको जमींदार रख लिया जाएगा। आप सोचिए कि फिर किसान के पास क्या बचेगा। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ किसानों का, और जमींदार ज़्यादा लेते थे किसानों से बचाने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें 10/11 भाग देना होता था, और उनकी ना तो अगर नहीं देंगे तो भूमि छिन जाती थी। तो 1794 में सूर्यास्त का नियम आया। सूर्यास्त का मतलब है कि सूर्यास्त से पहले पहले जमींदार को लगान वसूल करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जमींदारी ही चली जाएगी। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि बंगाल क्षेत्र के अंदर आता था, और बनारस आदि में लागू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा। इस तरह से और व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं एग्ज़ाम विशेष के रूप में, ठीक है, ये तो कुछ है, और ये भी कुछ नहीं है ज़्यादातर। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेक्चर लंबा ना हो। हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। तो कॉर्नवालिस ने 22 मई 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इस व्यवस्था को आप स्तंभरारी, मालगुजारी और 20 वेददारी तथा जागीरदारी आदि नामों से भी बुलाया जाता है इस व्यवस्था को, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखें। फिर क्या हुआ, सबसे पहले कॉर्नवालिस 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था की, और बाद में उसको 1793 में स्थायी बना दिया गया। तो यही व्यवस्था क्या कहलाई, आपकी स्थायी बंदोबस्त कहलाई, ठीक है। और ये 19% भाग पर लागू की गई, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है। रैयत क्या होता था, रैयत किसान है, डायरेक्ट अब किसान के संपर्क में होते थे, यानी बीच में जमींदार उनको ख़त्म कर दिया गया था। यानी अब जो किसान है वो डायरेक्ट ही कंपनी को अपना लगान चुकाएंगे। तो बीच की जो कड़ी थी उसको ख़त्म कर दिया गया दलालों को एक तरह से। तो इसका जो खाका बनाया था वो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में बनाया था, और जो लागू किया था वो 1820 में थॉमस मुन्रो ने लागू किया था। ये देश के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई थी। तो ध्यान रखें, यही व्यवस्था सबसे ज़्यादा भूभाग पर लागू की गई, रैयतवाड़ी, जिसको लागू किया थॉमस मुन्रो ने। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और असम आदि जगहों पर भी लागू की गई थी। तो कुल मिलाकर साउथ का जो भाग था और थोड़ा उत्तर पूर्वी का, वहाँ पर लागू की गई। एग्ज़ाम विशेष देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके एक तरह से याद करने के लिए फास्ट जो पॉइंट है।
तो सबसे पहले इसको आप स्थायी बंदोबस्त को मालगुजारी, जागीरदारी और स्तंभरारी व्यवस्था कहते हैं। और आज़ादी के समय जो जमींदारी प्रथा थी लगभग 57% भूभाग पर लागू थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आज़ादी के बाद भी 57% भूभाग पर लागू। भूदान आंदोलन की बात करें 1951 में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे ने चलाया था। ये था भूदान आंदोलन। और इसके जो है कुछ 6 साल के आसपास बाद ही एक तेलंगाना में भी जो है क्या हुआ, आंदोलन हुआ, जिसको ग्राम दान आंदोलन कहा जाता है। तो ग्राम दान आंदोलन अलग है और भूदान आंदोलन अलग है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो महालवाड़ी की व्यवस्था क्या थी, इसके अंदर क्या होता था, महाल मतलब एक कई सारे जो गांव थे, जैसे छोटे छोटे गांव थे, तो उनको मिलाकर एक गांव जो है दोस्तों बना दिया जाता था और वहाँ पर एक मुखिया नियुक्त कर दिया जाता था। तो उसी का जो है क्या रहता था, कंट्रोल रहता था। उसका जो काम था वो था कि सारे गाँवों से लाकर लगान सरकार को देना, यानी कई गाँवों का जो है एक मिलाकर एक संगठन बनाया जाए, इसका मुखिया होता था। और वही जो है फिर इसी जो है किसानों को सबसे जुटा करके और अंग्रेजों को देता था। बस इसी व्यवस्था को महालवाड़ी किया गया, ठीक है। और ये जो है देखा जाए तो ये 30% भूभाग पर लागू किया गया था। थोड़ी पीडीएफ कट गई दोस्तों, तो हम बता रहे हैं 30% भूभाग पर लागू थी ये व्यवस्था पूरे भारत के, ठीक है। और ये जो है मध्य उत्तर भारत में, जैसे अवध को छोड़कर लाइन लगनी, अवध में लगाया, बाकी उत्तर उत्तर भारत, मध्य भारत और पंजाब यानी पश्चिम भारत में ये लागू की गई थी महालवाड़ी, ठीक है। अब व्यवस्था को किसने बनाया वो आप जो है पढ़ेंगे आगे, ये है। तो इस महालवाड़ी व्यवस्था के विस्तार का श्रेय जो है प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रस्ताव लाया था महालवाड़ी का वो हॉल्ट मैकेंजी लेकर आया था। तो ये याद रखना है कि हॉल्ट जो प्रस्ताव लेकर आया वो हॉल्ट मैकेंजी, और जो विस्तार जो करा है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कराया है। और थोड़े जो है पास्ट अगर देखें तो अकबर ने भी अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी कि 1580 में टोडरमल जो उनका मंत्री था उसके साथ मिलकर आईने दयसाला नामक व्यवस्था बनाई थी, जो कि एक तरह से कर प्रणाली थी, ठीक है। टोडरमल तो आपको पता ही उसके दरबार में रहते थे अकबर के, और वही जो है लगान वसूली का काम किया करते थे एक तरह से, ठीक है। प्रणाली के जो जो प्रणेता थे वो वास्तव में जो है टोडरमल और जो है ख्वाजा शाह मंजूर ने भी जो है काम किया था। इसलिए टोडरमल को बंदोबस्त कहा जाता है इस व्यवस्था को, क्योंकि टोडरमल जो है मेन हेड थे। फिर सिकंदर ने भी जो है 1504 के आसपास जो है गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, जिसके अंदर 39 जो है उंगलियां होती थी, 39 उंगलियों को मिलाकर एक गज ए सिकंदरी बनाया जाता था। फिर अकबर ने गज ए इलाही व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें जो है 41 उंगलियां होती थी, 41 उंगलियां होती थी। तो इस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग जो है पद्धतियाँ अपनाई गई, ठीक है। लेकिन भूमि जो सुव्यवस्थित व्यवस्था थी एक तरह से बढ़िया तरीके से जो करी वो अंग्रेजों के समय से ही लागू की गई थी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सबको मिलाकर एक जो है यूनिवर्सल जो है मापने की इकाई बना दी थी, जिसको जो है हम शाही इकाई के नाम से जानते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये शाही इकाई पद्धति जो है जिसे इंपीरियल यूनिट ऑफ सिस्टम कहा जाता है, ये 1 जनवरी 1826 को लागू कर दी गई। तो ये डेट है इंपॉर्टेंट, शाही व्यवस्था 1 जनवरी 1826 को। अब एक वर्ड आता है दाखिला खारिज, आपने सुना होगा जब आप मकान बेचते हैं लेते हैं तो अब एक वर्ड आता है दाखिला खारिज। तो दाखिला खारिज का मतलब होता है वार्षिक रजिस्टर, यानी कि जो खतौनी होती है उसमें जोतदार के नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, तभी खेत आपके अंडर में आता है। मान लो आपने एक प्लॉट ले लिया, फिर उसके कुछ दिनों बाद जो है आपका दाखिला खारिज होता है। दाखिला खारिज का मतलब है कि पुराने वाले का नाम कट जाएगा और लेने वाले का नाम जुड़ जाएगा खतौनी में, ठीक है। तो जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है यानी खरीद और जो है फरोख्त होती है तो दाखिला खारिज की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है कृषि वर्ष। तो देखिए कृषि वर्ष का मतलब यह है जो साल, जैसे हर किसी का बैंक हो गई या फिर कोई भी हो गई सरकार, उसका एक वर्ष होता है, तो इसी से कृषि वर्ष होता है। बस ये याद रखना आपको, जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं, ठीक है। और खसरा और खतौनी को क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अधिकार अभिलेख में खसरा और खतौनी, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, खसरा और खतौनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी ज़मीन का ब्यौरा रहता है। और एक और है लगान वसूली काम कौन करता है, वो है आपके अमीन नाम का जो कर्मचारी है, अमीन, वो आपका भू राजस्व की वसूली करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसडीएम के अंडर में काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शाही इकाई व्यवस्था। तो शाही इकाई व्यवस्था को याद रखेंगे तो लगभग दोस्तों जौ के 3 दानों को जोड़कर 1 इंच बनाया जाता है,
जौ के 3 दाने जोड़ दिए, जौ जो होती है, और वो 1 इंच के बराबर हो जाता है। इंच जो है वो सबसे छोटी इकाई है नापने की, ध्यान रखना, शाही इकाई में सबसे छोटी व्यवस्था जो है वो आपकी इंच है। अब जो है हम यहाँ से आपका पढ़ते हैं स्टार्टिंग कि कौन कौन से नापने के क्रम में जो है आप आते हैं, सबसे यानी यूनिट जो है नापने की। आप वो देखिए दोस्तों कि इसमें से जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 क्वेश्चन, और ये आप इसे जो है अपनी कॉपी में बार बार नोट करें, ऐसे याद नहीं होंगे। आपको जो है अपनी कॉपी में इनको 1 या 3-4 बार से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैथ के फॉर्मूले लिखते हैं उस तरह कि 1 इंच में कितने, कुछ तो आपको आती होंगी 4-5, बाकी शायद ही आपको आती हों। तो आप जो है बार बार जो है इनको लिखें, और बार बार हर बार जब भी नया चैप्टर पढ़ें इनको एक बार रिवाइज डेली ज़रूर कर लें, क्योंकि पक्का इनमें से आना है। जब लेखपाल बन जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा आपको। देखिए देख कैसे, सबसे पहले इंच आता है। 1 इंच जो होता है वो 3 जौ के दाने के बराबर होता है। फिर फुट, फुट में आपको पता होगा 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। फिर आता है यार्ड, जिसको गज बोलते हैं। तो गज में 3 फिट होते हैं, 1 गज में 3 फिट होते हैं, और 1 फिट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो आप 12 से गुणा कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा, 1 गज में होंगे 36 इंच। तो ये यूनिट तो आप याद ही कर लीजिए, इंच, फुट और गज। 1 इंच में 3 जौ का दाना, और 1 फुट होता है 12 इंच का, और 1 गज में होते हैं 3 फीट। अब 3 की गुणा 12 से कर देंगे तो 36 इंच आ जाएगा। इसी तरह से फिर आता है चेन। तो चेन, जिसको आप छोटी गरीब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक जो है 22 गज होते हैं। वो पिच होती नहीं होती क्रिकेट की, तो 22 गज की होती है, उसको एक चेन बोलते हैं। ठीक है, तो 22 गज हो गया। अब 1 गज में कितने होता है फीट, 3 फीट, तो इसमें कितना हो गया, 66 फीट का जो है आपका एक चेन होती है। और अगर आप इसमें जो है 36 से गुणा कर देंगे तो 792 इंच आ जाएगा। तो आपको ये याद ना रखें, लेकिन आप याद रखें कि एक छोटी चेन, या जिसको छोटी जरीब कहते हैं, 22 गज होते हैं, और जो है आपके 66 फीट होते हैं। तो बस ये याद रख लें, छोटी यूनिट याद रख लें, बड़ी खुद निकल जाएगी उससे। बस ये रख लें कि 1 गज में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है, और 1 फीट में 12 इंच होता है। तो आप मैथ तो आएगी आपसे, तो आप इजीली कर ले जाएंगे। फिर आता है फरलॉन्ग। ठीक है, फरलॉन्ग है, फरलॉन्ग में 10 चेन होती है। बस ये याद रखें, बाकी भूल जाएं। चेन का तो आपको पता ही है, 22 गज होता है। आप गुणा कर देंगे 22 से, 220 गज हो जाएगा, बाकी आप याद ना करें। फिर हम माइल पे आ जाएं। 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होता है, और 1 फरलॉन्ग में 10 चेन होता है। तो कुल मिलाकर 10 अट्ठे 80 चेन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और अगर याद कर लें आप चाहें तो, यार्ड की बात करी जाए तो आप 80 से फिर 22 की गुणा कर देंगे, ये तो अलग है। माइल में, 1 माइल में जो है 1760 यार्ड यानी गज होते हैं, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक जो है आप जानते हैं 1 यार्ड में 22 गज होते हैं, तो इस तरह से आप गुणा कर जब करेंगे तो जो है 1760 गज हो जाएगा 1 मील में, यानी माइल में कितने होते हैं, 1760। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो है याद ना करें, ज़्यादा याद करेंगे जब बार बार यानी देखेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। आप यार्ड तक ही याद करें, 1 माइल में 1760 गज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका, ये सब जो है दोस्तों मापने की शाही इकाई थी जो कि हम यूज़ करते हैं इंडिया में। ठीक है, शाही इकाई थी ये। फिर उसके बाद में जो है एक दूसरी व्यवस्था अपनाई गई, मीट्रिक इकाई व्यवस्था, जो कि 1 अक्टूबर 1958 को अपनाई गई, याद रखना, जो कि नया सिस्टम है अंग्रेजों के द्वारा। 1 अक्टूबर 1958 को मीट्रिक इकाई यानी मीटर सेंटीमीटर में नापना स्टार्ट हुआ उनका। इसको देख लेते हैं, आप याद रखें। ठीक है, इसमें आधार जो होता है वो मीटर होता है सबसे पहले। सबसे बड़ा किलोमीटर, जिसके अंदर 1000 मीटर। फिर हेक्टामीटर, जिसके अंदर 100 मीटर। और एक होता है डेका, जिसके अंदर 10 मीटर होते हैं। फिर मीटर आ गया। फिर इससे छोटा अगर डेसीमीटर कह रहे हैं तो 1/10 मीटर। सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में 1/100 जो है वो मीटर होंगे। तो इस तरह से ये जो है आपकी इकाइयाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अब ये अंग्रेज़ों ने बताया, जो अंग्रेज सिस्टम है, ये जो सिस्टम है जिसे कहते हैं मैट्रिक यूनिट सिस्टम। तो ये याद रखना बस इंपॉर्टेंट, आप 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये याद रखें। इससे ही आपके सारी यूनिट आगे निकलेंगी। देखिए कैसे, आप शाही इकाई अपने पढ़िए, 1 फुट में 12 इंच होता है। अब 12 इंच में, तो 12 को आप सेंटीमीटर बदल लें 12 इंच को, तो 1 इंच में कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। तो 12 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 से, तो आपका 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको आप मीटर में चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड देंगे तो 30.48 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखें, 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको छोटी यूनिट याद रखनी है, बड़ी यूनिट आपको खुद निकाल लेंगे आप वहाँ पर। अब आती है गज। आप जानते हैं कि 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। ठीक है, और अभी देखा है आपने कि 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। तो आप जो है 3 की मल्टीप्लाई 0.3048 से कर देंगे
तो आपका 91.9144 मीटर आ जाएगा। तो एक गज में .9144 क्या होते हैं आपके दोस्तों, मीटर होते हैं। तो ध्यान रखिए, मीटर बड़ा होता है और गज छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक गज। तो एक गज में कितने होते हैं, एक गज में, ठीक है, 0.91.44 सेंटीमीटर होता है और मीटर बड़ा होता है और गज छोटा होता है। तो एक मीटर में देखा जाए तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक मीटर में 1.09 गज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मीटर बड़ा हो गया, गज छोटा हो गया। फिर हाथ है, एक हाथ में याद रख लें, एक हाथ में आपके 18 इंच होते हैं, ठीक। फिर आपके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गट्ठा। तो एक गट्ठा में जो है आपके 2.75 गज होता है, एक गट्ठा में 2.75 गज, और जो है आपके 99 इंच होता है एक गट्ठा में। तो 99 इंच का मतलब है 8 फुट 3 इंच। तो एक गट्ठा या लाठा इसको कहते हैं, इसमें 8 फुट 3 इंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरीब। तो जरीब जो है ये भी जो है नापने की इकाई है ज़मीन को। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली है शाहजहानी जरीब। ये जरीब 165 फुट की होती है और इसमें 165 फुट होते हैं, और 165 फुट गज में चेंज करेंगे तो आप 55 गज आ जाएगा। तो एक शाहजहानी जरीब में 55 गज होते हैं, ठीक है। और ये काम किस में आती है, पक्का बीघा नापने के काम में आती है। पहले इसमें 200 छल्ले हुआ करते थे और एक हर छल्ले जो है वो 9.9 इंच का हुआ करता था। तो ये तो याद रखना, खाली याद रखना 200 छल्ले होते थे बस। फिलहाल ये याद रखना है मेनली कि एक शाहजहानी जरीब में जो है 55 गज होते हैं, ठीक है। और अब आगे बीघा। एक पक्के बीघे में जो है 55 गुणा 55 वर्ग गज, यानी कि 2 बार लंबाई ऐसे और एक ये चौड़ाई। तो इधर 55 और उधर भी 55। तो इस तरह से आप जो है बीघा हो जाएगा एक पूरा बीघा, यानी कि आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो 30-25 वर्ग गज होता है, 3025 वर्ग गज एक पक्का बीघा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पक्का बीघा बराबर 30-25 वर्ग गज। अब है गंटर जरीब, ठीक है। इसकी जो खोज करी थी एडमंड गंटक नामक व्यक्ति ने की थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर एक गंटर जरीब में 132 फुट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मानक जरीब बन गया तो इसमें जो है 66 फीट कर दिया गया। इसको ही चेन कहते हैं एक, ठीक है। एक गंटर जरीब को ही चेन बोला जाता है, जिसके अंदर 66 फुट होते हैं या फिर 22 गज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखा भी है एक गंटर जरीब में 22 गज, और गंटर गरीब जरीब को ही चेन कहा जाता है। और एक चेन में इसका मतलब 22 गज होंगे, इसी को चेन कह देंगे, या फिर एक गंटर जरीब में भी 22 गज ही होते हैं। फिर है मीटर जरीब। ये 20 मीटर की होती है, एक मीटर जरीब में 20 मीटर होती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और हेक्टेयर फिर आगे बड़ी यूनिट है। अब देखते हैं ज़मीन के क्षेत्रफल निकालने की मीट्रिक पद्धति। तो कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि दे रखा है आपका खेत, मान लिया कि 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा है। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, मैथ वाले तो अच्छी तरह से कर लेंगे इसको, 1 वर्ग मीटर होता है, ठीक है, इसका एरिया। अब जैसे अब आता है आपका एयर, या इसको आयर कहते हैं, ठीक है, एकड़ टाइप जिसको कहते हैं। तो एक एकड़ में जो है आपका 100 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। ये एक है आपका, 11 नहीं है, एक, ठीक है। तो एक जो है एयर में क्या होते हैं, 100 वर्ग मीटर होते हैं। और इस तरह से एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर याद रख लें आप, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि एक हेक्टेयर में 100 इधर से और 100 इधर से। तो ये जो बन जाएगा आपका 100 इधर 100 इधर, तो इसकी गुणा करके 10,000 मीटर होगा एक हेक्टेयर में। तो बस ये याद रखें, बाकी आप याद ना रखें, बस ये याद रखें एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। आगे आता है आपका, अगर पक्का बीघा की बात करी जाए हेक्टेयर की, तो एक हेक्टेयर में 3.93 या 3.95 पक्का बीघा होता है। सबसे जो है छोटी यूनिट मीटर स्क्वायर, फिर एयर, और फिर हेक्टेयर होती है, ठीक है। ये आपके चलेंगी आगे, और आप यूनिट पढ़ेंगे जो और अच्छी यूनिट है, ठीक है। और गाँव की बात करें विशेष न पाएगी, तो ये जोतों का वैसे क्रम दे रखा है, जो कि 1991-90 का डाटा है फिलहाल, तो कि कितनी हमारे उस टाइम पे जोतें थी। तो देखा जाए तो एक हेक्टेयर से भी कम जो किसान हैं उनके पास लगभग, हाँ, सीमांत जोत है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। सीमांत जोत जिसे कहते हैं, सीमांत जोत का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि, तो उसको सीमांत जोत कहा जाता है। और लगभग भारत में 59% लोगों के पास जो है सीमांत जोत है, यानी सीमांत किसान है। फिर इसी तरह से छोटी जोत, तो छोटी जोत के अंदर जो है 1 से 4 हेक्टेयर के अंडर में आता है, और इनका प्रतिशत देश में 32.2% था। फिर मध्यम जोत, मध्यम जो है 4 से 10 हेक्टेयर, और इसमें 7.2 ही लोग शामिल हैं ओनली।
ठीक है, कितने कम लोगों के पास इतनी बड़ी ज़मीन है। और बड़ी जोत की बात की जाए तो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि, और देश में इनकी संख्या ओनली 1.6%, यानी कि लगभग 1.5% लोगों के पास जो है 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। बाकी छोटी छोटी भूमि है। यही कारण है कि उत्पादन जो है फैला पड़ा है। ठीक है, जैसे अमेरिका में होता है तो वहाँ पर बड़ी जोतें ज़्यादा होती हैं। आप पक्का बीघा पढ़ लेते हैं, तो ये बीघा तो इम्पोर्टेंट है, मानक इसमें आप ज़्यादातर खेत नापते हैं। तो पक्का बीघा, जिसको शाहजहानी जरीब से नापा जाता है, उसमें लगभग 55 गुणा 55 ही गुणा बीच में 55 गुणा 55 वर्गज, यानी कि एक पक्का बीघा में आप पढ़ चुके हैं 30-25 वर्गज होता है। तो याद रखें 30-25 एक बीघा। अब बिस्वा चलते हैं। तो बिस्वा जो है याद करना बहुत आसान है। अब ये याद रखें, सिर्फ एक पक्का बीघा जो बीघा होता है, आप ये याद रखें, एक बीघा में के अंदर देखा जाए तो 20 बिस्वा होते हैं। 20 बिस्वा, ठीक है, क्योंकि बिस्वा का मतलब है 20 भाग कर दें बीघे के। तो ये माने कि आप जो है एक बीघा है उसके छोटे छोटे 20 पार्ट कर लें तो एक बिस्वा हो जाएगा। नहीं, जो है बिस्वा छोटा होता है, बीघा बड़ा होता है। तो एक पक्का बीघा में आपके 20 जो हैं बिस्वा होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा भी आप याद कर सकते हैं, इजली देखें आप। तो अगर एक बिस्वा निकाल रहे हैं तो ठीक है, तो एक बिस्वा में 1/20 क्या होगा, कितना, 1/20 गज वो होगा पक्का बीघा। तो आप जो है, और एक बीघा में 30-25 वर्ग गज होते हैं। तो एक बिस्वा की जो होगी वो कितने गज होंगे, एक बिस्वा में 151.25 गज होंगे। बस यही याद रखें। और एक याद रखें कि एक बिस्वा में जो है 20 वर्ग लट्ठा होता है। ठीक है, तो दो याद करने, एक तो बिस्वा में, एक बिस्वा जो है, एक बिस्वा जो है वो 1/20 बीघा के बराबर है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक बीघा जो है 20 बिस्वा के बराबर है। जैसे चाहें आप वैसे जो है याद कर लें। और एक बिस्वा में कितने लट्ठे होते हैं, 20 वर्ग लट्ठा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। बिस्वासी, ये और छोटा है, यानी कि बिस्वा से छोटा है ये। अगर बिस्वा के आप जो है 20 टुकड़े कर देंगे तो बिस्वासी आएगा। तो इस तरह से आप ये याद रख लें कि एक बिस्वासी बराबर 1/20 बिस्वा। बस यही याद रखें, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक कच्चा वासी। अब जो कच्चा वासी जो है वो और बिस्वा से भी छोटा, उसके 20 भाग करें तो एक कच्चा वासी बराबर होता है 1/20 बिस्वासी। ये आप कह सकते हैं कि एक बिस्वासी में जो है 20 कच्चा वासी होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आप वैसे याद कर लें छोटा करके कि एक कच्चा वासी जो होता है वो 20 टुकड़े के बराबर होता है बिस्वासी के। तो बिस्वासी बड़ा होता है और कच्चा वासी छोटा होता है। तो क्यों लिखा भी है कि एक बिस्वासी के जब 20 टुकड़े कर लेंगे, यानी कि एक बिस्वासी बराबर 20 कच्चा वासी होगा। यही याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखेंगे आप, उनवासी। उनवासी सबसे छोटा है इनमें सब में, बिस्वा है। सबसे पहले बिस्वा आएगा, ठीक है, फिर बिस्वासी आएगा, फिर कच्चा वासी आएगा, और फिर उनवासी आएगा। तो इस तरह से यूनिट है, सब 20-20 भाग के अनुपात में चल रही हैं, 20-20 के मल्टीप्लाई में। तो ये ऐसे याद रख लें। तो एक उनवासी जो सबसे छोटा, एक उनवासी भी क्या होता है, जब आप एक कच्चा वासी के 20 टुकड़े कर लेते हैं तो एक कच्चा वासी बराबर, एक कच्चा वासी में जो है 20 उनवासी होते हैं। भाई ये याद रख लें आप, बस इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको अगर कैसा लग रहा है लेक्चर, आप ज़रूर लाइक करें और ये याद कर लें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े आसानी से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये याद आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक सबसे ये घटते क्रम में सबसे बड़ा जो उनवासी में, एक उनवासी में 1/20 कच्चा वासी, फिर एक कच्चा वासी में 1/20 बिस्वासी, और एक बिस्वासी में जो है 1/20 बिस्वा, और एक बिस्वा 1/20 पक्का बीघा, और एक पक्का बीघा में कितने होते हैं, 20 बिस्वा। तो बस यही आपको मेनली हेडिंग याद करनी है। आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और आपकी इसकी जो PDF है दोस्तों, अगर इस पर लाइक आ जाते हैं हमारे 10,000 तो हम इसकी PDF नीचे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही सही लक्ष्य है आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आप सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे अगले वाले पार्ट में जो इसका वीडियो का होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, थ्योरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर आपको दूसरे पार्ट में आपको कराए जाएंगे, और उसी के साथ आपको इसकी PDF आप कमेंट बॉक्स से ले सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कच्चा बीघा। पक्का बीघा पढ़ चुके हैं, अब कच्चा बीघा पढ़ते हैं। तो एक कच्चा बीघा जो होता है वो तिहाई भाग होता है पक्का बीघा का, यानी कि, ठीक है, तो ये याद रखते हैं। और बाकी आप जो है आप पता ही कच्चा बीघा और एक पक्का बीघा में कितने होते हैं, एक पक्का बीघा 30-25 के बराबर होता है वर्ग गज के। तो 30-25 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप 1008 वर्ग गज और 3 फुट के लगभग ये बैठेगा। तो आपको दो ही याद करने, तो कच्चा बीघा 1/3 पक्का बीघा,
और एक पक्का बीघा को यानी 30-25 वर्ग गज है, 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो 1000 वर्ग गज आएगा, 3 वर्ग फुट आ जाएगा। और ये भी याद कर लें, एक कच्चा बीघा में जो है 9075 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो बस यही दोनों याद कर लें आप, जितना आप याद करें, ज़्यादा छोटी मोटी याद ना करें क्योंकि वो आप भूल जाएंगे। तो अब यह है कि मेन मेन जो हेडिंग वो याद कर लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले बार बार रिवाइज करते रहें बस। अब बात आती है एकड़। 1 एकड़ में 8 पक्का बीघा होता है दोस्तों। ठीक है, 8 पक्का बीघा, अब ये भी याद कर सकते हैं। और साफ सीधी बात है, अब ये याद करें साफ कि 1 एकड़ में जो है 1.6 पक्का बीघा होता है, यानी पक्का बीघा का 1.6 गुना होता है। ये 1 एकड़ बड़ा होता है बीघा से, क्योंकि पहले बीघा आएगा और फिर जो है एकड़ आएगा, फिर हेक्टेयर आएगा। ठीक है, पहले आपका दोस्तों बीघा आता है, ठीक है, बीघा के बाद एकड़ आता है और एकड़ के बाद आपका हेक्टेयर आता है। तो ये 3 यूनिट है। ठीक है, हेक्टेयर। तो इस तरह सबसे पहले बीघा, फिर एकड़ और फिर हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ज़्यादातर नापा जाता है और हेक्टेयर जो है वो इंटरनेशनल इकाई है, बाकी विदेशों में भी जो है हेक्टेयर से ही नापा जाता है। बीघा हमारे यहाँ चलता है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि 1 एकड़ में अगर देखा जाए वर्ग फुट की बात करें तो 23,560 वर्ग फुट होता है। चैन की बात करें तो वर्ग चैन होता है, और एक चैन में आपको पता ही है 22 गज होते हैं, अब पढ़ चुके हैं। और हेक्टेयर की बात की जाए दोस्तों तो एक हेक्टेयर जो मेन इकाई है बड़ी, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कितना होता है। उसके अंदर आप 1 हेक्टेयर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.47 एकड़ होता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। एक जो है हेक्टेयर में 2.7 एकड़ और 1 एकड़ में 1.6 बीघा। ठीक है, और 5 एकड़ भी जो है 8 पक्का बीघा, तो 5 के अपॉन में ले जाएं 8, सॉरी 8 के अपॉन में 5 ले जाएं तो आपका जो है डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा। तो एकड़ याद रखें, 1 एकड़ में 1.6 पक्का बीघा, 1 हेक्टेयर के अंदर 2.47 एकड़, और एक पक्का बीघा में कितने होते हैं, 30-25 वर्ग गज होते हैं। ये भी याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और आप ऐसे ही चैनल बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से हम लगातार आपको वर्क कराते रहेंगे। हिंदी की भी जो है हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर घटना चक्र के 1984 से अब तक जो क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, वो भी जल्द ही अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनको भी देखें और हमारी जो है चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अवर चैनल। वंदे मातरम।